इस वेबिनार में मैं एक स्टेप समझने वाला हूँ कि अगर मैं फ्रेशर हूँ, पहली बार जॉब मिल रही है, तो पहली बार में 5 लाख की पैकेज मिलता है और अगले 5 साल की मैं टारगेट बना रहा हूँ कि अभी तो मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन मैं अपनी सैलरी को 25 लाख तक पहुँचाऊंगा अगले 5 सालों में। तो कैसे पहुँचाएं? तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है ना, अपने गोल को ना मन में अभी आपने सोचा है, मन में सोचा है तो मन में सोचा हुआ काम काम बहुत ही रेयर केस में कंप्लीट होता है। आप एक डायरी लीजिए, डायरी में आप अपने गोल को लिखिए, ठीक है? या एक छोटी सी कार्ड लीजिए, उस कार्ड को आप लिखिए। लिखेंगे कैसे बताता हूँ। पहले ओम लिखें, उसके बाद अपने गुरु का नाम लिखें, माता पिता जो भी आप जिनको आप अनकर मतलब मानते हैं, भगवान का नाम लिखें। उसके बाद आप लिखिए कि हे पिता परमेश्वर, मैं विजय कुमार हूँ। 1 साल में मैं अपने एक प्रोबेशन जो भी मुझे नौकरी मिली है, मैं प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर चुका हूँ। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद मेरी सैलरी अभी 5 लाख है। 5 लाख से मैं इस महीने की जो मार्च महीने आने वाला है, उस मार्च महीने में मेरी सैलरी 5 लाख से 14 हजार हो गया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको उस दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करवा दिया। और मुझे जो मार्च महीने में अप्रेजल मिला है, वो मुझे 70% 60% के आसपास अप्रेजल मिल चुका है। इस अप्रेजल से मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ मैं खुशी पूर्वक इंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है? ऐसा मान के चलो, ऐसा विजुलाइज करना है कि ये मुझे मिल चुका है। पहला दिन, जिस दिन आप गोल लिख रहे हो ना, इस दिन अपनी डायरी में अब प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मुझे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा मुझे प्रमोशन पीरियड कंप्लीट हो गया है। मुझे 7 लाख की जगह पर अब मुझे 14 लाख की पैकेज कंप्लीट हो गया है। इस कारण से मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ऐसा नहीं कि मुझे मिलेगा, मिलने सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं। अपने कार्ड लिखना है, कार्ड में प्रेजेंट टेंस में अपने विजुअलाइजेशन करना है। उस विजुअलाइजेशन को अपने कार्ड में लिख लेना है अच्छी तरीके से, और उसको जब टाइम मिले उसको देखना है। पर्स में उस कार्ड में छोटा सा कार्ड बना लीजिए, कार्ड में अपने पर्स पे लिख लीजिए कि और उसको जब नहीं तब उसको देखिए। जब देखेंगे ना, तो आपको वो चीज याद आ जाएगा कि मेरे गोल से भटकने रहा हूँ, मैं अपने गोल को कंप्लीट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैंने 25 लाख के जो सपने देखे हैं, अगले 5 साल में ही क्या मैं पूरा कर पा रहा हूँ? उस गोल को लिखिए और प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि ये हो गया है, बस मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ ना, उसमें डॉट नहीं। तो पहले काम तो ये कि आपको करना पड़ेगा कि आपको गोल एक लिखना है। अब मन में नहीं सोचना है, आपको गोल को लिखना है, और वो भी पहले अपने भगवान के नाम लिख करके और प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इस चीज क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या करना है? अब मैं इसके बाद क्या आता हूँ कि दूसरे पर आता हूँ कि शॉर्ट टर्म गोल कैसे पूरा होगा। पहले काम तो मैंने पहले काम की आपने गोल अपने माइंड में बनाया, जो भी आपने विजुअलाइज किया, विजुअलाइज करने के बाद उसको अपने डायरी में लिखा, अपने कार्ड में लिखा और अपने पर्स में रख लिया। और उसको जब मन करे, हमेशा उसको जब भी टाइम मिले उसको एक बार दो बार देखना है। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन की पावर। तो ये गोल बनाने का पहले तरीका है। उसके बाद अब मैं आता हूँ कि लिख लेने से कंप्लीट तो नहीं होगा। मैंने लिखा, विजुअलाइज कर लिया, भगवान को थैंक यू भी बोल दिया, लेकिन क्या भगवान मुझे बिना काम किए भी दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, डायरी में लिखना जरूरी है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको पूरा भी करना है। पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टमेटिक रूप से वर्क करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक रूप से। तो पहला जो गोल है शॉर्ट टर्म गोल, गोल 1 साल में क्या करना है, वो उनको शॉर्ट टर्म गोल। हमारा गोल है 1 से 5 साल का। शॉर्ट टर्म गोल मैंने क्या बनाया था, एक 6 महीने से लेकर के 12 महीने का एक शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए फ्रेशर है, मैंने एग्जांपल लिया है फ्रेशर का। मैं एक कंपनी में काम, मेरी जॉब मिली है, तो जो पहले की जो 1 महीने से 6 महीने के बीच होता है ना, ये प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। कई लोग क्या होते हैं कि इस प्रोबेशन पीरियड के पहले ही बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनको काम की कंसिस्टेंसी नहीं होता है, काम पे ध्यान नहीं लगते हैं, जो उनको बताया जाता है टास्क, उसको उस टास्क वजह से काम नहीं कर पाते हैं। मेरा मतलब है कि अगर 20 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं कंपनी एक साथ, एज ए कंसल्टेंट, एज ए फ्रेशर, तो 20 में से जो जितने भी कंपनी का होता है, रूल होता है कि पहले महीने से आपको कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं।
रेगुलर एम्प्लॉय आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको लेटर मिलता है कि हाँ आपको कंफर्मेशन लेटर मिल गया, आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हैं। 6 महीने तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। तो मैक्सिमम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस प्रोबेशन पीरियड को भी कंप्लीट नहीं कर पाते, और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले उसको किसी न किसी कारण से उसको बाहर कर दिया जाता है, या बिहेवियर की वजह से, या काम की वजह से, या किसी कारण से से। तो हमारा क्या लक्ष्य रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि हमें शॉर्ट टर्म गोल में एक एक महीने से 6 महीने तक का, और 6 महीने से 12 महीने तक का, 6 महीने के मेरे क्या टारगेट रहेगा कि मैं अपने प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर सकूं। प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करने के लिए भी आपको कुछ पैरामीटर चेक करते हैं मैनेजर, एचआर, जो भी आपके टीम लीड है। पैरामीटर क्या चेक करेंगे, स्किल देखेंगे, क्या मतलब जो इसको टास्क असाइन किया जा रहा है क्या वो बढ़िया से काम कर रहा है। आपके बिहेवियर को देखा जाएगा, आप अपने टीम के साथ रूड व्यवहार कर रहे हो, मतलब फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हो, कैसे व्यवहार कर रहे हो, ये भी देखा जाता है। उसके बाद क्या देखा जाता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि अगर आप 10 बजे की मतलब कि कंपनी स्टार्ट हो, कंपनी जाना है, तो आप कभी 11 बजे पहुंच रहे हो, मतलब पंचुअल हो कि नहीं हो, ये भी देखा जाता है। उसके बाद क्या देखा जाता है कि आप अपने सीनियर के साथ कितने कोऑपरेट करते हो। मतलब सीनियर आपको जो टास्क कर देते हैं, तो उस टास्क को आप स्टेटस बताते हो कि वो, मतलब कि जब वो पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा, अदरवाइज मुझे तो उसके पास जाना ही नहीं है। बहुत सारी चीज पैरामीटर होते हैं, इसके बेस पर आपके 6 महीने जब पूरते हैं ना, 6 महीने कंप्लीट होने के बाद ये सारे चीज पैरामीटर चेक किया जाता है। इसके बाद आपका फीडबैक एचआर के पास जाता है, एचआर आपके पास मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद अगर आपकी अच्छी फीडबैक पॉजिटिव है तो आपको बोला जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड 6 महीने प्रोबेशन पीरियड। उसके बाद 6 महीने की आपको एक अलग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर तो मिलती है आपको। उसमें जो आपकी कंपनी की ज्वाइनिंग हुआ, आपको 6 महीने कंप्लीट होने के बाद इन सब पैरामीटर अगर आपने सही से काम किया है, तो आपको एक अलग से लेटर मिलेगा जिसको बोलते हैं कंप्लीटेड द प्रोबेशन पीरियड। ठीक है। तो आप पहले टारगेट जो करना है 1 महीने से 6 महीने तक का, आपको पैसे पर ध्यान नहीं देना है, कोई रिज्यूमे बिल्डिंग नहीं, कोई इंटरव्यू कॉल नहीं, ज्यादा इधर उधर जाना नहीं है, क्योंकि छुट्टी भी कम मिलती है प्रोबेशन पीरियड में। आपका पहला टारगेट होना चाहिए हमें प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आपको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा ना, आप देखेंगे आपके अंदर ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मैंने देखा है, मैंने पर्सनल लाइफ में भी देखा है, अपने ऑफिस में देखा है कि अगर 20 लोग को ज्वाइन होता है ना, तो कम से कम 5-6 लोग तो होते हैं ना जो प्रोबेशन पीरियड से पहले उसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो उसको ध्यान नहीं लगाते हैं काम पर में। टीम के साथ वो पंचुअल नहीं रहते हैं, टीम के साथ वो आर्गूमेंट ज्यादा करते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अगर 20 लोग ज्वाइन करते हैं तो उससे 5-6 लोग तो प्रोबेशन पीरियड भी नहीं कंप्लीट कर पाते, तो उनकी गोल तो एक पहली साल ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो नहीं, पहले क्या करना है कि हमें पहले 6 महीने की टारगेट बनाना है। 6 महीने की हमारा ध्यान रहेगा टोटल कि हमें अपने कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय बनना है, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना है। पैसे नहीं, रिज्यूमे नहीं, नौकरी.com, मोस्टर.com, टाइम्स.com कुछ नहीं, सब भूल जाओ, बिल्कुल हमें अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि आपको काम मिल गया है। तो 6 महीने तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजों पर ध्यान देना है। अब बात आती है 6 महीने से लेकर के 12 महीने। ठीक है। 6 महीने तक आपको प्रोबेशन, अब आप कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय बन गए हो 6 महीने में। अब आपको 6 महीने से लेकर 12 महीने की पहले साल का टारगेट जो था वो 14 लाख, मतलब कि 7 लाख से कम 13 से 14 लाख तक पहुंचना है। वो कैसे पहुंचोगे, क्योंकि आपकी सैलरी अभी कितनी है, 5 लाख, और आपकी टारगेट एक साल में पहुंचाने का कितना है, 13 से 14 लाख रुपए। मतलब कि कम से कम तो 70 से 80% के कम से कम आपको इंक्रीमेंट होनी चाहिए। अब अगर मार्च महीने में इंक्रीमेंट की टाइम आता है, तो आपको जो 60 से 70% का इंक्रीमेंट होंगे, तभी जा करके आप 13 लाख पहुंच पाएंगे या 12 लाख तक पहुंच पाएंगे, करेक्ट ना। तो अगर 13 से 14 लाख तक पहुंचना है, 6 महीने की टाइम और है आपके पास। पहला महीना तो आपने प्रोफेशनल पीरियड कंप्लीट कर लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब मैंने देखा है, अगर जैसे कॉन्फिडेंस रेगुलर एम्प्लॉय बनते हैं ना, आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, अब मैं तो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय बन चुका हूँ, अब मुझे और ज्यादा ध्यान देना है। तो इस केस में क्या करना है, देखिए, सेल्स फोर्स क्या होता है ना, मैं एक अम्ब्रेला बनाता हूँ। ये सेल्स फोर्स क्या है, एक अम्ब्रेला है। इसमें एडमिन पार्ट भी है, ऑरा पार्ट भी है, विजुअल फोर्स पेज भी है, LWC है, इंटीग्रेशन है। इसके बाद क्या है कि
टैबलू भी आता है इसके अंदर। इसके बाद अंदर क्या होता है, बहुत सारे अगर एडमिन की पार्ट भी करें ना, तो एडमिन के पार्ट के ऑब्जेक्ट है, रिलेशनशिप है, फ्लो बिल्डर है, प्रोसेस बिल्डर है, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है, शेड्यूल ट्रिगर फ्लो है। इसके बाद आप अप्रूवल प्रोसेस है, वर्क फ्लो है, बहुत सारी चीज आती है। सेल्स फोर्स एक छोटी सी चीज नहीं है कि आप 6 महीने में आप सेल्स फोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। सेल्स फोर्स बहुत बड़ी एक अम्ब्रेला जैसा है। इसे बहुत सारे चीजें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इसके अंदर से। अब प्लेटफॉर्म की बात बोले तो इसके अंदर सेल्स सेल्स प्लेटफॉर्म है, उसके बाद मार्केटिंग का होता है, उसके बाद कम्युनिटी कॉल का होता है, उसके बाद बहुत सारे होता है, बहुत सारे कॉल होते हैं इसके अंदर। तो एआई का भी आ गया है। तो 6 महीने में तो आपने का टारगेट रखना है कि हमें प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना है। 6 महीने के बाद जो मेरे 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीना है, अब उसमें क्या ध्यान रखना है कि मुझे अपने टीम में विजिबिलिटी को बढ़ाना है। क्या करना है? विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब कि आपको टाइम से ऑफिस जाना है। जो भी स्क्रम मीटिंग होती है उसमें जरूर अटेंड करना है, क्योंकि स्क्रम मीटिंग में स्टेटस देने पड़ते हैं। आपने कल का कितना टास्क बनाया है, कितने टास्क पेंडिंग है, कल का क्या करोगे, अभी क्या कर रहे हो। इससे क्या होता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं और पूरी टीम होती है। तो जो अभी आप बात करोगे पूरी टीम उसको आपकी बातों को सुनेंगे। तो एक विजिबिलिटी बनती है। तो आपको टाइम से पहुंचना है, स्क्रम मीटिंग में जाना है। अगर आपको कभी चांस मिलता है क्लाइंट की, आपके पास कोई मेल आया और उस मेल में अगर आप मीटिंग में हो और उस मेल में आप भी अगर लूप में हो और उसमें आपके टीम के कई मेंबर है, कई सीनियर मेंबर आप ज्वाइन करने वाले, तो उस मीटिंग को खास करके जरूर अटेंड करो, क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। आपको टीम भी देख रहे हैं, आपके सीनियर मैनेजर भी देख रहे हैं, हो सकता है क्लाइंट उसमें हो तो क्लाइंट भी आपको देख रहे हैं। तो इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। तो पहले बात हो कि स्किल पे ध्यान देना है और स्क्रम मीटिंग जरूर ज्वाइन करना है। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रुप मीटिंग की, कभी मैनेजर या क्लाइंट के साथ, वहां पर जरूर अटेंड करना है। तो स्किल पे ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने हैं। अगर कोई भी टास्क मिलता है तो आपको उसको पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको काम करना है ना। कंट्रीब्यूट करना है, अपने अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप अभी फ्रेशर ज्वाइन किए हैं तो कहीं भी आप स्टक हो जाते हैं ना, तो आप अपने सीनियर के पास जाओगे। सीनियर आपको कभी मना नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्रेशर है, 6 महीने की एक्सपीरियंस है, इसके पास अभी ज्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो अपने टीम के पास जाइए, अपने सीनियर के पास जाइए, अपने लीड के पास जाइए, कुछ सीखिए। जो प्रोजेक्ट आपको असाइन किया जाता है ना, उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से देखिए कि फाइल कैसे बना हुआ है, कंपोनेंट कैसे बना हुआ है, कंट्रोलर कैसे बना हुआ है, हेल्पर कैसे बनाया है, इस हेल्पर को इस हेल्पर में कैसे कॉल कराया है, इस फंक्शन को इस फंक्शन में कैसे कॉल कराया है। जो अपने का आपका जो पर्सनल प्रोजेक्ट अलाइन हुआ है ना, उस प्रोजेक्ट का ही कंपोनेंट ओपन कर करके आप उसको चेंजेस मत कीजिए। चेंजेस करेंगे हो सकता है कि आपको बस उसको सिर्फ देखिए और अपने पर्सनल ऑर्डर बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन कैसे बना हुआ है, पैरामीटर कैसे पास हुआ है, कंपोनेंट कैसे कॉल करा हुआ है। अगर मल्टीपल कंपोनेंट है तो मल्टीपल कंपोनेंट को इंटरनल कैसे कॉल कराया हुआ है। इन सारी चीजों का आपको पता चल जाएगा। अगर कहीं स्टक होते हैं तो अपने सीनियर के पास जाइए, उससे पूछिए कि सर देखिए ये कंपोनेंट ए है और बी के साथ कॉल हुआ है, बी का जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है ए में कैसे भेज रहे हैं। यहाँ पर बटन क्लिक करते हैं, बटन क्लिक करने पर जो वी का एट्रीब्यूट की वैल्यू है ए में भेज रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप बता सकते हो क्या। वो जानते हैं कि ये फ्रेशर है। अगर ऐसा ऐसा चीज क्वेश्चन करेंगे ना, तो सीनियर को लगेगा ना कि देखो कितना सिंसियर है, कितना मन से काम कर रहा है, मतलब अपने प्रोजेक्ट को समझ रहा है, कंपोनेंट को समझ रहा है, फंक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि सिंसियरिटी दिखाता है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना, तो अगले जो 6 महीने से 12 महीने कंप्लीट होगा ना, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में जान जाएंगे, कंपोनेंट के बारे में जान जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि कुछ न कुछ अपने सीनियर के साथ कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट उनके पास बैठकर देखिए। जब भी आपको टाइम मिलता है उनके सीट के बगल में जाकर बैठ जाइए। देखिए कि वो कैसे काम करते हैं, जो कि आपको सीनियर डेवलपर है। पता चल जाएगा वो कैसे वो काम कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया मिलेगा। तो और वो आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि मना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये तो अभी फ्रेशर है, अभी न्यू ज्वाइनर है, अभी तो 6 महीने हुए हैं इसको। आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो अच्छे डेवलपर होता है ना, वो ऐसे करते हैं। ये मैंने भी ऐसे सीखा था। जब मैं स्टार्टिंग में सेल्सफोर्स में आया था तो कंपोनेंट ओपन करता था एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का। वो कंपोनेंट ओपन करने के बाद मैं देखता था कि इस कंपोनेंट में कैसे कॉल किया हुआ है, फंक्शन कैसे बना हुआ है, पैरामीटर कैसे पास हुआ है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे भेज रहे हैं। उसी के फंक्शन को देखता था, उसी फंक्शन को देख करके मैं अपने आउटपुट में बनाने की कोशिश करता था। उनके फंक्शन को मत चेंज कर दीजिए, कहीं अगर आप जानते नहीं है उनके फंक्शन चेंज कर दिए, सेव वगैरह कर दिए, तो हो सकता है क्या होगा कि किसी कारण से अगर वो किसी दिन वो फट गया, फंक्शन नहीं चल रहा है,
तो आपका जो क्रेडेंशियल का नेम है ना उसमें हिस्ट्री में आ जाएगा। तो आपको डांट भी पड़ सकती है, तो नहीं। आपको ओपन करना है, फाइल ओपन करना है, फंक्शन देखना है, बट उसको सेव कंट्रोल एस नहीं करना है कभी भी। आपको समझना है और समझकर अपने और भी बनाना है। इससे क्या होगा कि आप सीख भी जाओगे, और जो भी फंक्शनलिटी चल रही है वो उसमें आपको बिल्कुल चलते रहेगा, उसमें फटेगा ही नहीं, है ना। बात समझ में आ रही है? हेलो। क्लियर हो रही है बात को? हाँ। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर आपने सीनियर से भी कोऑर्डिनेट कर लिया, मीटिंग अटेंड कर लिया, स्क्रम मीटिंग भी जा रहे हो, आप अपने फंक्शन को भी बनाना शुरू कर दिया, इतना काम करते करते कोशिश करो कि आप देखो, एक काम और यहाँ पर करना आपको है। ये सब करने के साथ साथ अपने टीम लीड के पास जाइए, या अपने एचआर के पास जाइए, या अपने मैनेजर के पास जाइए, उनको बात बोलिए। क्या बोलना है? सर, मैं फ्रेशर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आप मेरे फीडबैक ले सकते हैं। मुझे एडमिन का सर्टिफिकेशन करना है, लेकिन मेरे पास इतनी बजट नहीं कि मैं अपने पैसे से कर पाऊँ। अगर आपके पास कोई कूपन है तो मुझे प्लीज़ प्रोवाइड कराइए। इतने जाकर बोलना है। डायरेक्टली उनके जो भी उनकी चैम्बर जहाँ बैठते हैं मैनेजर, उस मैनेजर को जाकर बोल दीजिए, या लीड को बोल दीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एडमिन का सर्टिफिकेशन हो। अगर आपके पास कुछ कूपन हो तो प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि मैं अफोर्ड अपने पर्सनल से नहीं कर पाऊंगा। कंपनी के पास क्या होता है कि उनके पास कूपन आते रहते हैं, क्योंकि वो पार्टनर होते हैं, सेल्सफोर्स के पार्टनर होते हैं, तो सेल्सफोर्स के पार्टनर के थ्रू उनके पास कूपन आते रहते हैं। अगर आप उनको बोलोगे ना, तो जब भी उनका अगर कूपन होगा ना, तो एक तो आपकी एक तो सिंसिरिटी दिखाता है कि नहीं, बंदा सीरियस है, मतलब आगे बढ़ने के लिए सीरियस है, सीख रहा है। अब हमें खुद ही बोला है कि मैं मेहनत करूंगा। तो अगर उनके पास कूपन होगा ना, तो आपको कूपन दे देंगे। वो पहला कूपन आप एडमिन सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे आपको एडमिन सर्टिफिकेशन अप्लाई हो जाएगा, आप सर के पास उसके बाद फिर से जाना कि देखो सर, आपने जो कूपन दिया है उसको मैंने एडमिन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, इतने तारीख को मेरा इंटरव्यू भी है। अगर आपके पास कुछ डमी डम डम्प अगर किस टाइप का है, तो अगर मुझे प्रोवाइड करा देंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो ये क्या दिखाता है? इसका मतलब है कि आप कितने सिंसियर हो, कितने आप लर्निंग के, कितने मतलब आपको भूख है सीखने की, है ना। तो 6 महीने में प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट कर लिया आपने, और टेक्निकल वाइज फाइल कंपोनेंट सबसे एक क्या बोलते हैं कि तरीके से आप टीम के साथ आप अच्छी तरीके से आप रिलेशन अच्छे बना रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल बॉन्डिंग है आपकी टीम के साथ। मैनेजर के भी साथ, मैनेजर के पास भी जा रहे हैं तो मैनेजर भी आपको, मैनेजर के नज़र में भी आप हाईलाइट रहेंगे आप। और किसी दिन अगर देखो क्या होता है ना, कि अगर मैनेजर को ये बात बोल देना कि सर मैं एडमिन के लिए कूपन अप्लाई कर चुका हूँ, अगर मुझे अगर कहीं से डंप मिल जाता है, कहीं से कुछ रेफरेंस मिल जाता है, तो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मैनेजर के पास अगर रहेगा तो दे देंगे, क्योंकि हर कोई मैनेजर चाहता है कि हमारा डेवलपर आगे बढ़े। या अगर मैनेजर के पास नहीं होगा तो अपने टीम में किसी के पास वो बात रेफर दे सकते हैं कि देखो, अ, जिसको आप नहीं जानते हो ना, उसको वो मैनेजर जानते होंगे, तो बोलेंगे कुछ डेवलपर जो कि रिसेंटली अगर आपने वो किया होगा तो बता देंगे कि ये डेवलपर अभी रिसेंटली ये एडमिन का सर्टिफिकेशन किया, उससे कोऑर्डिनेट कर लो, आपको हेल्प कर देगा। इस कारण से अगर इतना कुछ अप्रोच लगाएंगे तो 1 साल के अंदर ही आपको एडमिन का सर्टिफिकेशन आपके हाथ में रहेगा। ठीक है। तो पहले ईयर का मैंने टारगेट में क्या रखा? पहले ईयर के टारगेट में मैंने क्या रखा है कि पहले से एक 1 महीने से 6 महीने के बीच में आपने क्या किया? प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपने फाइल देखा, फंक्शन देखा, अपने टीम लीड से अच्छे से अपने बॉन्डिंग बनाया, मैनेजर के साथ बॉन्डिंग बनाया, और सबसे बड़ी चीज, आपने एक एडमिन सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया पहले साल में ही, अगर आप अच्छी तरीके से कर रहे हो तो। अब आते हैं सैलरी कैसे ग्रोथ होगी। इतना तो मैंने 1 साल में किया। अब आ गया, आप इतना सीखते सीखते महीने की मार्च महीना आ गया। मार्च महीने में आ गया, अब मार्च महीने में टाइम होता है कि सबकी अब इंक्रीमेंट की बारी आती है ना। इंक्रीमेंट प्रत्येक मार्च महीने में इंक्रीमेंट होती है टीम की। परफॉर्मेंस के अनुसार किसी के 20%, किसी के 30%, किसी के 40% होती है। ये 1 to 1 मीटिंग होती है एचआर के साथ। 1 to 1 एचआर मीटिंग होती है। तो अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है और अच्छी तरीके से आपने काम किया हुआ है, तो मैनेजर क्या देखेगा? मैनेजर पैरामीटर क्या लगाएंगे? यार, इस बंदे 6 महीने में प्रोबेशन भी कंप्लीट कर लिया, और
फाइल भी अच्छे से समझने लगा है, टास्क भी अपना डिलीवरी कर देता है, स्क्रम मीटिंग भी ज्वाइन करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको मैंने जो कूपन कोड दिया था एडमिन का, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं पर्सनल मैंने देखा है, अपने ऑफिस में देखा है कि कुछ फ्रेशर को ना 60 से 70% तक भी कर देते हैं। शुरुआत में वो 60 से 70% तक भी हाइक देते हैं, और किसी किसी को तो फायर भी कर देते हैं 4 महीने में, और किसी किसी को 40% हाइक देते हैं। लेकिन जो अच्छे डेवलपर फ्रेशर को ना, आपको पता होगा फ्रेशर को सबसे ज्यादा हाइक मिलती है। जितने जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपको इंक्रीमेंट कम होता जाता है, फ्रेशर को ज्यादा हाइक मिलती है। मैंने कई लोग को ऐसे देखा है कि 100% देते हैं हाइक, अगर अच्छे परफॉर्मेंस होती है उसकी, तो अच्छी बाउंडिंग होती है तो आप 100% पे मत जाइए। लेकिन अगर आपने जो मैंने बताया वो सारे पैरामीटर में आपने पास कर लिया, तो अगर आपको 70% या 60% ही अगर हाइक मिलती है ना, तो आप 7 लाख, मैंने अगर आप 7 लाख पे अगर ज्वाइन किया था, नहीं नहीं, अगर आपने 5 लाख पे ज्वाइन किया था, मैंने शुरुआत में 5 लाख, अगर आपने 5 लाख पे ज्वाइन किया था, अगर 60 से 70% की अगर हाइक की मिलती है पहली साल में, तो कम से कम तो आपको 12 हजार तो हो जाएंगे। अगर 7 लाख में 7 5 तो कम है, मतलब आज की डेट में 7 लाख की सैलरी होती है मिनिमम स्टार्टिंग में। तो कम से कम 12 से 13 लाख की सैलरी आपकी हो जाएगी अगर अच्छी तरीके से काम करेंगे तो। अब मैं आता हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट गोल जो होता है मिड टाइम गोल पे आता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जो है मिड टाइम गोल है, आप मुझे बता सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म गोल है आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अ, जो जो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, क्या बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, शॉर्ट टर्म गोल क्या अचीव हो सकती है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से, है ना? और कोई बता सकते हैं? क्या जिस तरीके से मैंने अप्रोच बताया है इस तरीके से अगर सच में काम किया जाए, तो क्या जो भी मैंने टारगेट बनाया है, वो टारगेट कंप्लीट हो सकता है ना? परफेक्ट हो जाएगा, है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि मिड टाइम गोल कैसे कंप्लीट करना है। देखिए, मिड टाइम गोल में आपने ज्वाइन किया था फ्रेशर, फ्रेशर के टाइम में आपके पास प्रेशर क्या था कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना है, और दूसरी बात कंप्लीट करना था कि मुझे सीखना है, और एक सर्टिफिकेशन भी करना है। तो अब आपके पास क्या है, एडमिन का सर्टिफिकेशन भी हो गया है, आपकी सैलरी 12 लाख मान के चलो, 7 लाख से 12 लाख पर आप पहुंचे हैं, ठीक है, या जो भी हो, तो 12 लाख तक पहुंचे हैं, या आप 10 पर ही पहुंचे हैं, जो भी हो। तो अब आपको क्या करना है कि आपको पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब हर छोटी छोटी चीजों में आप सीनियर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं, सर्टिफिकेशन भी आपके पास है, तो पहले इतना आप छोटी छोटी बातों को लेकर के आप सीनियर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके मैनेजर आप कुछ अलग चीज आप में देखना चाहेगा, वो देखना चाहेगा कि आपको, आपका जो टास्क असाइन हो रहा है वो क्या इंडिविजुअली कर पा रहे हैं। पहले क्या था फ्रेशर में, हर छोटी छोटी बात में जाकर के आप मैनेजर टीम लीड के पास चले जाते थे, वो आपको हेल्प कर देते थे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बात में लेकर जाएंगे, तो आपको हो सकता है वो कभी कभी गुस्सा भी कर जाएंगे, डांट भी दें कि नहीं इतना भी नहीं आता तुझे, 1 साल हो गया, जिसे मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, बता देते हैं, उसके बाद ही वो बताते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है कि इस 2 से 3 साल में आपकी सैलरी जो होनी चाहिए कम से कम 15 हजार, 15 लाख होनी चाहिए तीसरी साल में, ठीक है? अब अभी आप कितने पर हो, 10 पर हो, चलो मैं मानता हूँ 10 पर हो, 10 पर हो, और आपकी सैलरी 15 लाख होनी चाहिए, मतलब कम से कम 50% की हाइक चाहिए आपको, ना? तो 1 साल में आपने की सैलरी 10 साल 10 लाख पे पहुंचे हो, अब 15 लाख पर मुझे पहुंचाना है मिड टाइम गोल में। मिड टाइम गोल मैंने क्या रखा था, मिड टाइम गोल रखा था 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में, मतलब कि आपकी 2 बार एक इंक्रीमेंट होनी है, एक एक साल से दूसरे साल के बीच में, दूसरे साल से तीसरे साल के बीच में,
2 बार इंक्रीमेंट होनी है और मेरे टारगेट है कम से कम 15 लाख से ऊपर पहुंचाने का, 15 से 16 लाख के आसपास। जैसे जैसे आपके पे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है ना, इंक्रीमेंट कम करते हैं। फ्रेशर को ज़्यादा इंक्रीमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा हौसला भी अफजाई करते हैं और उनकी मेहनत भी देखते हैं, शुरुआत में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब ये कैसे कंप्लीट होगा इस पर मैं बढ़िया से बताता हूँ। अब आपको क्या क्या करना है, आप सेल्स फोर्स में, मैंने बताया था कि सेल्स फोर्स एक अम्ब्रेला जैसा होता है। जब शुरुआत में आपने ज्वाइन किया था तो शुरुआत में पैसे नहीं देखना, आपको लर्निंग देखना है। मिड टाइम गोल में भी आपको पैसे नहीं देखना, अभी पैसे नहीं देखना है कि मुझे पैसे मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल और लर्निंग पे ध्यान देने हैं, पैसे अपने आप आ जाएंगे। पहले आपको स्किल एंड लर्निंग पर ही ध्यान देना है। पहले साल में आपने एडमिन पार्ट को देखना है, ज्यादा नहीं कि कोडिंग ट्रिगर कुछ नहीं ज्यादा देखना है। पहले पार्ट में आपको एडमिन पार्ट है, क्योंकि आपने एडमिन पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेशन भी कर लिया, तो आपको एडमिन पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा कि क्या रिलेशनशिप क्या होते हैं, फ्लो बिल्डर क्या होते हैं, ट्रिगर रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो क्या होते हैं, उसके बाद आपको प्रोसेस बिल्डर क्या होते हैं, अप्रूवल प्रोसेस क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ आपको पता हो गया होगा। वैलिडेशन रूल क्या होगा, फॉर्मूला फिल क्या होगा, आपको एडमिन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है कि आप कोडिंग भी देखना है। ठीक है, पिछले बार में क्या कर रहे थे आप, पिछले साल क्या कर रहे थे कि आप किसी मतलब जो फंक्शन बना हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे थे, सिर्फ समझ रहे थे, अपने और बना रहे थे। अब दूसरे साल में क्या करना है, सर को जाकर बोलना है। जिस तरीके से आपने एडमिन को सर्टिफिकेशन के लिए आपने बोला था कूपन कोड दीजिए, डायरेक्ट जाना है मैनेजर के पास, उनको बोलना है कि सर मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में ऐलान कीजिए, क्योंकि मैं एडमिन पार्ट जानता हूँ। हाँ, मुझे भी कुछ फंक्शन लिखने का मौका दीजिए, मुझे भी कुछ पेज बनाने का मौका दीजिए, कुछ भी कंपोनेंट बनाने का मौका दीजिए, मैं कर सकता हूँ अब। अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं देते हैं तो कम से कम बोलिए कि नहीं, मुझे अब ऐसा टास्क असाइन कीजिए जो कि मैं खुद ही इंडिविजुअल आओ, कंपोनेंट भी बनाओ, फंक्शन भी बनाओ, स्क्रिप्ट भी लिखूं, कंट्रोलर भी बनाऊं, कुछ कॉल भी कराऊं, मैं खुद ही कर सकता हूँ। डायरेक्ट जाकर बोलना है। वो बोले, वो तो डायरेक्ट नहीं देंगे, वो मैनेजर क्या बोलेंगे कि लीड को बोल देंगे कि ये लीड, ये जो बंदा है अ, विजय कुमार, जो बोल रहा है कि मुझे खुद काम करना है और कुछ फंक्शन पे काम करना है, अगर इसके पास कुछ छोटा मोटा टास्क हो तो इसको असाइन करो, देखते हैं करता है कि नहीं कर पाता है। तो मैनेजर को अगर आप बोलोगे ना तो मैनेजर आपके लीड को बोल देंगे, मैनेजर आपको बोलेंगे ठीक है मैं देखता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो मैनेजर जो है आपको लीड को बोल देंगे। लीड तब देंगे ना अगर लीड आपको, क्या होता है ना कि लीड के ऊपर प्रेशर होता है कि अगर वो कोई ऐसी फंक्शन दे दे अगर कर नहीं पाए या और डिले हो गया तो उनको क्लाइंट तक उनको बताना पड़ता है कि डिले क्यों हो रहा है, इस फंक्शन ऐसे, इस फंक्शन ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा है। डेवलपर के ऊपर बहुत रिस्क होता है। तो इसलिए लीड जो होते हैं ना डायरेक्ट जूनियर लोग को बहुत ही कम फंक्शन काम लिखने के देते हैं, उनको चेंजेस वाला काम देते हैं। कोई चेंजेस आ गया उसको ही पकड़ा दो, कोई करेक्शन आ गया उसको ही पकड़ा दो, कुछ टाइप करने वाला उसको जूनियर को पकड़ा दो। जूनियर को फंक्शन लिखने का काम नहीं देते, वो सीनियर को देते हैं। लेकिन अगर आपने हिम्मत करके मैनेजर को बोला, यहाँ पर मैनेजर बैठा है, मैनेजर को हिम्मत करके बोला कि मैं सर मैं फंक्शन लिख सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ, कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, मुझे एक बार दीजिए तो सही। और इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो बोलेगा चलो देखता हूँ। वो तो क्योंकि मैनेजर मैनेजर तो लीड को लीड देते हैं मैनेजर को ना, यहाँ पर मैनेजर बैठे हैं, यहाँ पर लीड बैठे हैं और इसके अंदर आप काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट इनको बोल दिया। अब ये आपके कॉन्फिडेंस को देख करके, आपकी हिम्मत को देख करके वो आपको को लीड को बोलेंगे कि अरे विजय कुमार आया था, इसको तो कुछ दे के देखना बनाता है कि नहीं बना पाता है। अगर वो लीड को बोल दिए तो लीड आपको काम देगा। अगर किसी कारण से स्टक हो गए, फंक्शन ब्रेक हो गया, क्लाइंट से लेट लेट हो गया, तो ये भी सेफ रहेगा। ये बोलेगा सर आपने तो बोला था तभी इसको मैंने दिया था, मैं इसको दे ही नहीं रहा था, इसको तो मैं सिर्फ चेंजेस के काम दे रहा था, है ना, मैं इसको सिर्फ चेंजेस के दे रहा था, करेक्शन का काम दिया, आपने बोला था मैंने इसको फंक्शन का काम दे दिया। तो ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, और आप भी सेफ हो, है ना। इस केस में काम है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है आपको, रिस्क लेना पड़ता है। आप कब तक चेंजेस करते रहोगे, जब तक आप बोलोगे नहीं ना, आपको बोलेगा सिर्फ ये अपडेट का इसकी फील्ड का नाम चेंज कर दो, है ना, इसके कंटेंट लगा दो, छोटे छोटे काम देते रहेंगे तो दोस्त, अगर छोटे-छोटे काम देंगे ना तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए ना आपको आगे बढ़ करके हिम्मत दिखाना पड़ता है। अदरवाइज़ आपके कोई एक मैनेजर है, इस एक मैनेजर के अंदर क्या होता है कि मान लें कि 3 टीम लीड है अलग-अलग, कोई सेल्स देख रहा है, कोई कम्युनिटी क्लाउड देख रहा है, कोई मार्केटिंग क्लाउड देख रहा है, एक ही मैनेजर के अंदर 3 लीड है। अब इसके के अंदर आप काम करो तो इतने, इसके अंदर 4 लोग काम कर, इसके अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल रहोगे, आप दिखोगे नहीं। ये मैनेजर यहाँ बैठा है, किस पर ध्यान देगा?
टीम लीड ही डेवलपर को देखता है। जो टीम लीड होते हैं ना वो डेवलपर को देखता है, मैनेजर तो इसको सिर्फ रिपोर्ट देता है। लेकिन अगर आपने हिम्मत करके डायरेक्ट इसी को बोल दिया है और ये इसको बोला और ये आपको काम देगा, तो ये भी सेफ रहेगा कि सर किसी कारण से अगर डिले हो गया, फंक्शन ब्रेक हो गया, किसी कारण से ऐसा कुछ बात होगी, तो ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है। ये भी मैनेजर भी बोलेगा चलो एक हिम्मत तो किया है लड़का ने। तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं बोलोगे ना तो आपको क्या मिलेगा आपको। 1 से 6 महीने से 1 साल 2 साल वाले को मिलता है क्या? चेंज कर दो, डिप्लॉय कर दो, चेन सेट बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, फील्ड बना दो, छोटी छोटी टास्क आपको असाइन करेंगे। तो छोटे छोटे टास्क करोगे ना तो आपकी जो क्रिएटिविलिटी होगी वो छोटे टाइप की रह जाएगी, आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए रिस्क लेना सीखो, और रिस्क लेने के लिए आपको बात करने पड़ेंगे। आप चुपचाप जाओ, काम करो, आ जाओ तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि एक ही ऑफिस में एक ही प्रोजेक्ट पे कई साल तक काम करते हैं लेकिन उनको ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 से 3 साल में ना उनकी ग्रोथ इतनी हो जाती है कि वो सीनियर लोग से भी ज्यादा सीख जाता है। सीनियर लोग से ज्यादा इसलिए सीख जाता है क्योंकि वो सीखने की इनकी इसके पास चाहत होती है, भूख होती है। वो चाहता है कि मैं सीखूं, काम करके दिखाऊं। तो आपको इस तरीके से रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 2 से 3 साल में अगर आपको 10 लाख से 15 लाख पर पहुंचना है तो अगर चेंजेस करते रहोगे और छोटे छोटे टास्क मिलते रहोगे और टेस्ट क्लासेज लिखते रहोगे, तो टेस्ट क्लास तो आपके लोग बोलेंगे कि मतलब आपने ऐसे क्या काम किया है जिसकी वजह से आपकी 60% की इंक्रीमेंट कर दूं और 50% की इंक्रीमेंट कर दूं। आप टेस्ट क्लास लिखे हो, आपने चेंजेस किया है, फील्ड बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, ये तो फ्रेशर भी बना देगा। तो मैनेजर क्या देखेगा, क्या आप अपने काम को अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, कि आपको जो टास्क मिल रहा है वो अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, टाइम से डिलीवरी कर रहे हो, अपने अपने काम के साथ साथ आप जो फ्रेशर बंदा होता है तो क्या उस फ्रेशर को भी अपने हेल्प कर रहे हो। क्रिएटिविलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे चीज लेने पड़ेंगे। तब जाकर के आपको आपके मैनेजर को विजिबिलिटी आपकी दिखाई पड़ेगा कि नहीं इसका काम औरों से अलग है, ये औरों से ज्यादा तरीके से सोचता है, रिस्क लेता है, काम करने में इच्छुक है, बहुत सारी चीज देखते हैं। तो अब आपको मान लिया जाए कि मार्च महीना आ गया, मार्च महीने में आपकी सैलरी अभी 10,000 है, और ये सारे पैरामीटर देखेंगे। पैरामीटर देखने के बाद आपकी सैलरी आप मान लीजिए कि 40% हाइक देते हैं, तो 10 से कम 40% हाइक तो मतलब 14 लाख तक तो हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरी साल में आपने क्या किया, आप दूसरी साल में एक से मतलब कि 2 साल में 14 लाख पे पहुंच गए, ये सारी चीज करेंगे तो। अब आती है कि 2 साल तक कंप्लीट कर लिया, अब मैं 2 साल कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 14 पे पहुंचाया हूँ, पहुंच सकते हैं। अब आपके बच गए 2 से 3 साल। 3 साल के आपकी टारगेट कितनी थी? 15, 15 से ऊपर। अब आपके पास, अब आप फ्रेशर भी नहीं हो और आप एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी नहीं हो, मिडिल में हो आप। क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आप तीसरे साल में आपने कदम रखा है। 3 साल के एक्सपीरियंस वाला क्या होता है कि वो फ्रेशर भी नहीं कहलाता है और एक्सपीरियंस भी नहीं कहलाता है, वो मीडिएटर होता है। मतलब कि मतलब कि कह सकते हैं कि उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते हैं, फ्रेशर भी नहीं कह सकते, मतलब कि वो ऐसे टाइम में होता है जो कि बीच बीच में हो रहता है। क्योंकि अब क्या करना है कि मीडिएटर को क्या होता है कि कुछ ऐसे टास्क लेने हैं जिसमें कि क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट हो। क्या ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। कुछ ऐसे मेल में आपको लूप में होना है, कुछ ऐसे मीटिंग में जाना है जहां पर आप हो, यू, मैनेजर एंड क्लाइंट, चाहे आप बोले ना बोले, मीटिंग में जरूर हो। कभी ऐसा मौका मिल गया तो आप जरूर हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो विजिबिलिटी है ना, मैनेजर जब क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है ना, तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि लीड भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं और क्लाइंट भी होते हैं और आप डेवलपर भी होते हैं। तो कोई आप फंक्शन पे काम किया है, उस फंक्शन से रिलेटेड कोई मीटिंग होने वाली है, तो आप उस फंक्शन में उस वाले मेल के आप लूप में हो, तो वहां पे आप ज्वाइन करोगे। तो कभी कभी आपको क्लाइंट से अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा, या कभी कभी क्लाइंट खुद बोलते हैं कि कौन सा जो डेवलपर काम किया उसी को मौका मिलना चाहिए कि कैसे फंक्शन बनाया उसके बारे में बताएं, उस फंक्शन के बिजनेस कैसे चल रहा है, तो डेवलपर को बताने का मौका मिलता है। तो अगर ऐसे मौका मिलता है कि आपने कुछ फंक्शन बनाया है और
फं उस फंक्शन की जो जो वर्किंग प्रोग्रेस है, कैसे काम कर रहा है, बिज़नेस कैसे चल रहा है, वो आपको मैनेजर के सामने, टीम लीडर के सामने, क्लाइंट के सामने प्रेज़ेंटेशन देने का मौका मिल रहा है। तो उस केस में आप ज़रूर दें और बहुत मन लगा के दें। अगर ऐसा करते हैं ना, तो अभी आपको औरों डेवलपर से ज़्यादा डिफरेंशिएट कराएँगे। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपको लोग पर लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे। मिड टाइम गोल बता रहा हूँ ये। मिड टाइम गोल में ये सारी चीज़ें होती है कि मिड टाइम में मतलब कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपका हो गया है। 3 साल एक्सपीरियंस वाले को ये करना है। उसके बाद इसमें क्या करना है, मैंने बताया कि अपना काम यूँ अपने फ्रेशर जूनियर वाले का काम जूनियर का भी समझाना है। जूनियर के साथ-साथ क्लाइंट के भी साथ मीटिंग करना है। इसके बाद प्रोजेक्ट के वन टू वन जितने भी इसके बिजनेस सिनारियो चल रहे हैं उसको समझना है। बिजनेस सिनारियो भी समझना पड़ेगा। इसके बाद एक काम और करना है। जिस तरीके से आपने एडमिन का सर्टिफिकेशन किया था, मैनेजर से बोलकर कूपन कोड लिया था, आपको मिड टाइम गोल में मैनेजर को बोलना है फिर से कि सर मुझे कूपन दीजिए ताकि मैं PD1 सर्टिफिकेट कर सकूं। क्या कर सकूं? PD1 मिड टाइम गोल में ही करना है आपको। इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक मैनेजर को, HR को, लीड को जैसे भी ये चाहिए आप, तब तक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आप हिम्मत करके ही बोल सकते हैं। क्योंकि आप 2-3 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, आप सब लोग आपको जूनियर से लेकर सीनियर मैनेजमेंट तक भी लोग आपको जान पहचान हो गया होगा। तो एक बार मैनेजर से जाके खुल्लम अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि पहली बार में तो आप डर डर के गए होंगे, दूसरी बार तो कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं PD1 सर्टिफिकेट कर लूँ। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो प्लीज़ मुझे दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका अप्लाई कर सकूँ। ठीक है? तो ये मिड टाइम गोल का है। तो अब मान के चलिए कि आपको कूपन भी मिल गया। कूपन पड़े रहते हैं। जो कंपनी पार्टनर कंपनी होती है सेल्स पर्सन उसके पास कूपन होते हैं, नहीं तो अगर उनके पास कूपन नहीं हुआ तो बोलेंगे कि वो रुक जा 1 महीने रुक जा। 1 महीने रुकने के बाद मैं आपको कूपन कोड दे दूँगा, क्योंकि हर महीने उनके पास कूपन कोड आता है। जैसे आपको कूपन कोड मिला, आपने PD1 के लिए अप्लाई कर दिया। फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। आपने कहीं से आपके पास कुछ टीम टीम के साथ अच्छी तरीके से बॉन्डिंग भी है। बहुत सारे लोग आपके जान-पहचान है। आपको जो आपने उस जो मीटिंग मीटिंग होती है या जो आपके ग्रुप होते हैं, उसमें ग्रुप पे मैसेज भी आते रहते हैं। मैसेज भी कर सकते हैं, या इसी तरीके से आप डंप मिल लिया, को डंप देख लिया या पढ़ लिया। इस तरीके से आपने PD1 कर लिया, कौन-सा मिड टाइम गोल में। है ना? अब आती है मार्च के महीने। मार्च महीने में क्या देखेंगे? आपने प्रोजेक्ट इंडिविजुअली काम किया है? किया है। आपने जूनियर के साथ अच्छी बॉन्डिंग आपके है तो आपने हेल्प किया है? किया है। आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट किए हो? किए हो। इसके बाद क्या आपने अ, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपने एक PD1 सर्टिफिकेट भी किया है? किया है? किया है। इन सारे पैरामीटर चेक करने के बाद आपकी हाइक अगर 50% भी करते हैं, तो भी अगर आपकी जो सैलरी है 10 से आपने 13 पर गया था और 13 से 15-16 पर आप पहुंच जाओगे इजीली। ठीक है? 13-16 पर आप इजीली पहुंच जाओगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल इसमें नहीं होने की बात ही नहीं है। अगर अच्छी तरीके से जो जो प्रोसेस मैंने बता रहा हूँ ना, अगर ये प्रोसेस अपनाओगे तो मिड टर्म गोल में आप जरूर 15-16 लाख एनुअल तक पहुंच जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इस प्रोसेस से पहुंचा जा सकता है। आप अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए। हेलो। हेलो। आप कोई और बताएंगे क्या? हाँ, एक एक करके अपना अपना फीडबैक बताएं, मतलब कैसा लग रहा है वेबिनार, और क्या जो मैं बता रहा हूँ क्या बिल्कुल फिजिबल है ना? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है जो मैंने बताया है, और मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने कहीं से बिल्कुल जो मैं कैसे पहुंचा हूँ, क्योंकि मेरी भी खुद की मतलब पैकेज अच्छा है, तो मैं कैसे कैसे पहुंचा हूँ और मैंने कैसे कैसे सर्टिफिकेशन किए हैं। कोई भी सर्टिफिकेशन मैंने पैसे अपने पैसे से नहीं किए, कंपनी के पैसे से किया है। कंपनी कोर्स कूपन कोड से ही किया है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अपने पैसे देकर कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी अपने पैसे क्यों लगाए? अपने पैसे लगाओगे बहुत पैसे लगते हैं सर्टिफिकेशन में, है ना? तो कंपनी में काम करो तो कंपनी के कूपन को अप्लाई करो और उसी का अपने लिए यूज करो। और इस तरीके से क्या है, बिल्कुल और कोई बता सकते हैं क्या?
कोई सुन नहीं रहे क्या मेरी बात? अर्जुन जी कैसे हैं आप? संस्कृति जोशी। आप अपना फीडबैक बताएं, मतलब क्या जो मैं बता रहा हूँ ये एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया हूँ, और फ्रेशर ज्वाइन करने के बाद जो मैंने टारगेट बनाया है मैं क्या उस टारगेट को अचीव कर पा रहा हूँ इस तरीके से? क्या फिजिबल है? करुणा जी। कर सकते हैं क्या? ओके। तो हम लोगों ने अभी मिड टाइम गोल कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आने वाले हैं लॉन्ग टर्म गोल पे। ठीक है। अभी हम लोगों ने 2 से 3 साल का मिड टाइम गोल कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आने वाले हैं लॉन्ग टर्म गोल पे। अब मैं बात करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में मैंने क्या रखा था कि हमें 25 लाख तक पहुंचना है। ठीक है। और टाइम कितने था? 3 से लेकर 5 साल। मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस आपका हो गया है। अब 5 साल के एक्सपीरियंस जैसे आपके 5 साल के एक्सपीरियंस होगा। अभी आप कितने पर हो? 16 लाख पर हो। ठीक है। 3 साल के एक्सपीरियंस में 16 लाख पे पहुंचे हो अभी आप। अब मुझे 5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे 25 लाख तक पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचना है, अब मैं इसके बारे में ब्लू प्रिंट बताऊंगा, एकदम एक्चुअल बताऊंगा, बिल्कुल पहुंच जाओगे अगर ये अप्लाई करेंगे तो। देखिए, पहले साल में अपने एडमिन पार्ट कंप्लीट कर लिया था, प्रोफेशन कंप्लीट कर लिया था, और एडमिन एडमिन सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन सीखा। तीसरे साल में क्या सीखा आपने? PD1 कंप्लीट कर लिया। आपके पास ऑरा कंपोनेंट का यूज तुम जानते हो आप। कोडिंग फंक्शन बनाना जानते हो आप, कंट्रोलर बनाना जानते हो, है ना? मतलब आप फंक्शन के कंपोनेंट से रिलेटेड सारी चीज जानते हो। कभी कभी आपको क्लाइंट के साथ ही का इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, कभी कभी, क्योंकि 2 से 3 साल वाले को ज्यादा क्लाइंट के साथ मीटिंग नहीं होती है। सीनियर लोग भी मीटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ। या तो BA होते हैं जो बिजनेस वाले होते हैं वो करते हैं, या तो सेल्स वाले बंदे होते हैं, या मैनेजर होते हैं, या टीम लीड होते हैं। डेवलपर को कभी मौका मिलता है। अब अब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस में हमें अब 25 लाख तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? देखिए, अब आप फ्रेशर नहीं है, सीनियर भी नहीं है, मतलब एक आप ऐसे लेवल पर पहुंचे हुए हैं ताकि हाँ आप किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि आपकी जो सैलरी है ग्रोथ हो? 3 से 2 बार की 2 साल चलेंगे, 3 से चौथी साल चलेंगे, चौथी से 5वीं साल चलेंगे, है ना? 2 मार्च आएगा, 2 अप्रेजल होंगे आपके। तो पहले अप्रेजल में अभी आप 16 लाख पे हो। पहले अप्रेजल में कम से कम आपको 20 प्लस जाना है। ठीक है। 20 प्लस जाना है। कैसे जाएंगे? करना क्या पड़ेगा कि अब आपको मैनेजर से बात करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने पहली बार मैनेजर से बात किया था, दूसरी बार मैनेजर से बात किया था, तीसरी बार फिर जाना है मैनेजर से बात करना है, मतलब मैनेजर के टर्म में ही रहना है, क्योंकि आपकी ग्रोथ कैसी होगी? आपको डेवलपर ग्रोथ नहीं दिलाएगा, क्योंकि वो जो लेवल पर आप हो उस लेवल से तो आपकी ग्रोथ होने वाली नहीं है। आपकी जो पोजीशन बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे, आपके पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वो तो मैनेजर ही देगा, या तो टीम लीड देगा ना। तो आप मैनेजर को जाएंगे, मैनेजर को बोलेंगे कि देखिए सर, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिले। उस प्रोजेक्ट को मैं अपने तरीके से पूरी तरीके से डिलीवर करूँ, उसकी टाइम मैनेजमेंट मैं खुद देखूँ, उसकी उसमें उस मेरे साथ जो टीम काम करते हैं उसको मैं खुद देखूँ, मैं टीम मैनेजमेंट भी काम करूँ, क्लाइंट के साथ ही मैं खुद इंटरेक्ट करूँ, और प्रोजेक्ट को डिलीवरी मैं खुद करूँ। क्योंकि आपके 3 साल का एक्सपीरियंस भी है मैनेजर के, आपने 3 साल में कुछ प्रोजेक्ट भी आपने डिलीवर भी किया है। मैनेजर आपको यूं ही कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। हो सकता है डायरेक्ट, तो कोई मैनेजर डायरेक्ट नहीं बोलता कि यार तुम तो जानते हो नहीं, तुम्हें प्रोजेक्ट क्यों दूंगा, नहीं बोलते हैं। वो ज्यादातर बोलते हैं चलो देखता हूँ, चलो देखता हूँ। ज्यादातर मैनेजर ऐसे बोलते हैं, तो देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो बताता हूँ। ठीक है। आपने कम से कम इतना तो बोला है, कम से कम इतना तो बोला है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कई लोग तो हिम्मत ही नहीं करते।
कई लोग हिम्मत ही नहीं करते। कम से कम अपने मैनेजर को इतना तो कान में बता दिया ना कि सर मेरे पास तो दो, एक बार मैं तो कर दूंगा। एक बार मतलब एक बार विश्वास तो करो मेरे ऊपर। मैं डिलीवरी कर दूंगा, एक सिंगल प्रोजेक्ट अकेले कर दूंगा। मतलब मैं अपने जो भी आपके देखो, अकेले का मतलब नहीं हो कि आपके टीम में कुछ टीम तो होंगे। एक एक प्रोजेक्ट होती है ना, उसके अंदर एक लीड होता है, एक उसके साथ एडिट के अंदर मल्टीपल तीन चार पांच डेवलपर भी होते हैं, फिर टेस्टिंग टीम होते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट टीम होते हैं, मल्टीपल टीम होते हैं। बट उसमें से आपको डेवलपमेंट पार्ट देखना है। ठीक है। तो मैनेजर को बोलो, मैनेजर बोलेगा थोड़ा देर होता है, कुछ आता है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, मैं देखता हूँ। अब कोई प्रोजेक्ट आ गया जो कि मान लें कि 3 महीने की कोई प्रोजेक्ट है, और मैनेजर को आपने बोल रखा है ना, और कोई अगर टीम लीड कोई पहले से कोई बिजी चल रहा हो, और इस कोई बिजी चल रहा हो और आपके पास उस बिजी के दौरान में अगर देखो, किसी को ओवरलोड नहीं देते मैनेजर ना। अगर आपने नहीं बोला होता तो हो सकता है कोई कोई लीड जो पहले से काम को उसको एक और प्रोजेक्ट दे देते कि चलो तुम ये प्रोजेक्ट देख ही रहे हो, तुम एक प्रोजेक्ट और भी देख लो। लेकिन आपने स्पेशली एक बार जाके मैनेजर को बोला है, स्पेशली, और आपके पिछले वर्क का भी ट्रैक उनके पास है। तो कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैनेजर क्या सोचेंगे? मैनेजर क्या सोचेंगे, यार ये बंदा जो है ना टीम लीड, इसके पास तो पहले से ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, दूसरा प्रोजेक्ट दूंगा तो ओवरलोड हो जाएगा। चलो इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ विजय कुमार को, कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये मेरे साथ 3 साल से मेरे ऑफिस में काम भी किया हुआ है, कई प्रोजेक्ट पे काम भी किया हुआ है। चलो मैं एक प्रोजेक्ट इसको दे के देखता हूँ। आपको फिर से मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे, विजय कुमार आ जाना मेरे मीटिंग में। आपको बुलाएंगे, पूछेंगे देखो एक प्रोजेक्ट आया है, वो 3 महीने की प्रोजेक्ट है। आपने बोला था, आपके विश्वास के ऊपर आपको मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। देखो निराश मत करना, इस प्रोजेक्ट को मन लगा के काम करना, कहीं कुछ दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है। हमारे ऑफिस में आर्किटेक्ट भी है ना, मैनेजर भी है, बीए भी है, मैं भी हूँ। घबराना मत, ये प्रोजेक्ट में देता हूँ, इसको तुम एज ए लीड करो। मतलब अब तुम पहले डेवलपर थे, अब लीडर बनना है। अब क्या करना है, 3 से 5 साल के बीच में अब एज ए लीडर जैसे बन, लीडर का है तो चाहे आपको मतलब ऑफिशियली लीडर एज ए टीम लीड नहीं बनाया गया हो, लेकिन एज ए दिखाना है कि मैं अब कर सकता हूँ। तो आपको मैनेजर ने एक प्रोजेक्ट ऐलान कर दिया, मैनेजर ने प्रोजेक्ट ऐलान कर दिया। पहले प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझना है, ऐसे नहीं स्टार्ट कर देना है। पहले प्रोजेक्ट को कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट में कितने फील्ड बनेंगे, इसकी बिजनेस सिनेरियो क्या होगा, है ना, इसके कितने कंपोनेंट बन सकते हैं, अ, इस बिजनेस सिनेरियो में कौन से कंपोनेंट कहाँ पर लाइन होगा, कौन से कंपोनेंट पहले कॉल होगा, कौन से कंपोनेंट बाद में कॉल होगा। पहले आपको आर्किटेक्ट लेवल के बाद सोचना है। यानी कि आपको प्रोजेक्ट मिला और कल से काम शुरू, आप उसको टाइम दो, पहले कम से कम 4-5 दिन का, 1 सप्ताह का टाइम लो। पहले आपको एक वर्ड एमएस वर्ड पर उसकी पूरी स्ट्रक्चर बना लो कि मुझे कैसे कैसे क्या रखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कैसे कंपोनेंट बनाने हैं, कौन से कंपोनेंट कैसे कॉल होने हैं, इसकी बिजनेस लॉजिक कैसे चलेगा। उसके बाद एक बार फिर मैनेजर के पास बोलो कि देखो सर मैंने ये चीज बनाया है, ये इस तरीके से, ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से इसी तरीके से मैं बनाऊंगा और इस तरीके से डिलीवरी करूंगा, है ना। एक बार गो थ्रू करवा लो अपने मैनेजर के साथ। अगर मैनेजर अगर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, गो हेड, तो आप अपना काम शुरू करो। इससे क्या होगा कि बीच में अगर कोई गड़बड़ भी हो गई ना, तो मैनेजर यहाँ पर हैंडल कर लेगा। क्योंकि आप बोल सकते हो कि सर मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार गो थ्रू कराया था, आपने बोला था कि हाँ ठीक है स्टार्ट करो। अगर आपने गो थ्रू नहीं कराया, आप डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिए, और किसी कारण से क्लाइंट से फीडबैक आ गया कि यार मेरे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं था, क्या रिक्वायरमेंट बनाया है, रिक्वायरमेंट मेरा कुछ और है, आपने डिलीवर कुछ और किया है, तो इस केस में कंपनी के से आपको पूरा एक्शन भी हो सकता है कि बताओ आपको ऊपर विश्वास किया, आपने क्या डिलीवरी कर दिया। आपका आपके मैनेजर आपके पास तो हर दौड़ 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 कर नहीं आएंगे ना कि आपने क्या बना रहे हो, क्या सीख रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। टाइम टू टाइम जब मीटिंग होती है, मीटिंग के टाइम में पता चलता है कि आपने काम किया है, क्या किया है, आपके सिस्टम में क्या है, आपके और पे क्या है, इतना नहीं। जब मीटिंग होती है, मीटिंग के टाइम जब बताया जाता है ना, क्या बताओ आपने क्या किया है, बिजनेस जो रिक्वायरमेंट क्या किया है, वहां पर अगर दिक्कत होती है तो दिक्कत बहुत ज्यादा आगे तक जाती है बात। तो इसीलिए यहाँ पर आप सेफ रहोगे। आप पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, और स्ट्रक्चर को आप मैनेजर से गो थ्रू करा लो। अगर मैनेजर बोलते हैं हाँ गो अहेड बनाओ, तो अगर किसी तरीके की अगर बन जाती है तो आपको तो बल्ले बल्ले हो गए, मतलब आपको मजे आ गए। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल सातवें आसमान में होगा कि यार मैंने पूरी प्रोजेक्ट बना दिए। लेकिन अगर किसी तरीके की उसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं तो मैनेजर फीडबैक देंगे कि हाँ जी ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इस तरीके से आपको एक
3 से 5 चौथी साल में एक प्रोजेक्ट बनाने हैं। उस प्रोजेक्ट में अपने भी काम करना है, अपनी टीम के साथ भी काम करना है, अपने जूनियर के भी काम करना है, अब सबको काम में रखना है और सबको एक साथ मिलकर काम करना है और टाइम टू टाइम अपने मैनेजर को फीडबैक भी देते रहना है। जब मार्च के महीने आएगी ना, पहले चौथी साल में, तो आपको ये प्रोजेक्ट ही आपको ना इंक्रीमेंट करा देगा 40% का। ये क्योंकि आप बिल्कुल मैनेजर के टच में काम कर रहे हैं, क्लाइंट के टच में काम कर रहे हैं, टीम लीड के टच में काम कर रहे हैं, पूरी टीम हैंडल कर रहे हैं, तो ये आपको प्रोजेक्ट ही आपको पहुंचाएगा। ये अगर आप नहीं बोलेंगे ना, और आप दूसरे सिनारियो लेते हैं कि अगर आप मैनेजर के पास नहीं जाते, आप यहाँ पर बैठे हैं अपने डेस्क पे, मैनेजर अपने यहाँ पर केबिन में बैठा है और अपने यहाँ पर मैं नहीं बोलते, तो आपको क्या टास्क मिलता? अरे विजय भाई, ये टेस्ट क्लास लिख देना। ठीक है सर, लिख रहा हूँ। हाँ, ये कंपोनेंट है, इसे इस पर डिप्लॉय कर देना। कर रहा हूँ। अच्छा, ये वैलिडेशन रूल है, चल नहीं रहा, देखना क्यों वैलिडेशन रूल क्यों नहीं चल रहा है? देखो वैलिडेशन रूल देख रहे हो? अच्छा, ये टी डेवलपर है, ये टेस्ट क्लास की कवरेज इसके कम हो रहे हैं, कवरेज इसके कवरेज इसकी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसकी देखो टेस्ट क्लास की कवरेज बता दो। तो मतलब इस चीज में उलझे रहोगे, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैंने देखा है, जो डेवलपर कुछ डेवलपर होते हैं कई साल गुजार देते हैं, उनकी वो चेंजेस फीडबैक ऑब्जेक्ट उनको एज ए लीड नहीं ट्रीट करते हैं ना, जब वही चीज करते रह जाते हैं कई सालों तक। टेस्ट क्लास लिखते रह जाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं, वैलिडेशन उठ जाते हैं, कंपोनेंट कंपोनेंट खेलते रहते हैं। क्लाइंट से मौके नहीं मिलते हैं बात करने की, प्रोजेक्ट लीड की। आपको अपॉर्चुनिटी जाना है, मैनेजर से बात करनी है, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप मन से काम करोगे, तब जा करके आप देखो, अगर प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो ना, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, बाकी सब जो आपको देखो, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट डिलीवरी कर रहे हैं। पहले आप जब फ्रेशर ज्वाइन किए थे और आज जो 4 साल के बाद आप अपने आप को कंपेरिजन करेंगे ना, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। आपके साथ जो डेवलपर ज्वाइन किया होगा ना, अगर वो आज भी टेस्ट क्लास ही लिख रहा होगा, आज भी कंपोनेंट पे कॉल कर रहा होगा, आज भी वही काम कर रहा होगा, लेकिन आप उसे कई लेवल, कई मल्टीपल टाइम आप आगे बढ़ गए होंगे। ये ये होता है, कंसिस्टेंट रूप से काम करते हैं। तो अगर आपकी 40% की भी हाइक देते हैं चौथे साल में ना, तो कम से कम आपकी, अगर आप 16 पर हो तो आप 20 तक पहुंच जाओगे, 20 से 22 तक। 20 तक पहुंच गए, ठीक है। अब 4 साल आप पहुंच गए। अब आप 4 साल से 5 साल, 1 साल और बच रहे हैं और आपके अभी 20 पर पहुंचे हो, और आपके टारगेट है ना 25 पे है। 25 का टारगेट रखा है 5 साल, अब 25 20 पर तो पहुंच गए। अब आपको 1 साल में क्या करना है? देखो कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ कहाँ तक मैं ले गया हूँ इस चीज को। अब आपको देखिए, आप 20 लाख से 25 लाख तक के तक पहुंचना है, और आपके पास टाइम कितने हैं? 12 महीने। 4 साल आपने गुजार दिया। अब इस केस में क्या करना है मेरे दोस्त? ये आप सीनियर हो गए हो, आप अब आपके पास अपना फ्रेशर नहीं हो, जूनियर नहीं हो, मिडिल भी नहीं हो, आप एक्सपर्टीज हो। आपके अंदर कितने कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है कि आप क्लाइंट से बातें कर सकते हो, क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी टीम को हैंडल कर सकते हो, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। अब इस केस में क्या करना है? पहले 3 महीने तक तो कंपनी के साथ अच्छी तरीके से काम करना है ना? आपके पास 12 महीने का टाइम है, 25 लाख रुपए का। ठीक है, 4 साल का एक्सपीरियंस भी है आपके पास। आपको क्या करना है? कोई और मैनेजर को, जब एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर दोगे ना, मैनेजर आपको एक प्रोजेक्ट और दे देगा। आपको जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर करने से पहले आपको मैनेजर, आपको आपके साथ मैनेजर के साथ इतने टर्म बन जाएगा, इतने अच्छे बन जाएगा बॉन्डिंग आपके टीम लीड के साथ, क्योंकि पहले आप डेवलपर के साथ बैठते थे, अब आप टीम लीड के साथ बैठोगे, टीम लीड के साथ आप आपके वैल्यू करेंगे, आपके मैनेजर वैल्यू करेंगे, क्योंकि आप प्रोजेक्ट डिलीवर किया भाई। प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद ही क्लाइंट पैसे देता है ना। अब कंपनी के लिए अब वही वैल्यूएबल, एक कंपनी के लिए आप वैल्यूएबल, आप डेवलपर हो, अच्छी रिसोर्स हो आप। आपको खोना नहीं चाहेगा ऐसे डेवलपर को। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि इतने अच्छे डेवलपर हमारे यहाँ से कोई चला जाए ना, क्योंकि आपने वैल्यू बनाया है। आप तो इस केस में तभी आप 5 से 20 तक पहुंचे हो। आप बिना वैल्यू दिए हुए, बिना सीखे हुए, बिना कुछ नहीं हो सकता है ना? तो अब क्या करना है? अगले साल में मैनेजर के पास फिर जाना है, मैनेजर के पास फिर जाना है। अब तो कॉन्फिडेंस से जा सकते हो, अपने दोस्त के से जा सकते हो, क्योंकि आप 4 साल काम कर चुके हो। मैनेजर भी आपको एज ए फ्रेंडली ट्रीट करेंगे, क्योंकि फ्रेशर तो आप हो नहीं। तो हमको बोल सकते हो कि सर देखो, मेरे पास एडमिन भी है, PD1 भी है,
है ना। अब मैं चाहता हूँ PD2 का सर्टिफिकेट कर लूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे सीनियर बढ़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो क्लाइंट भी पूछते हैं कि जो हमारे साथ डेवलपर काम कर रहा है, क्लाइंट पूछता है मैनेजर को या कंपनी वाले को कि क्या हमारे पास जो डेवलपर मेरे साथ के जो डायरेक्ट काम करेगा, जो हमारे टच में काम करेगा, क्या उसके बाद PD1 PD2 सर्टिफिकेशन है। वो भी चाहते हैं कि हमारा डेवलपर ना सर्टिफाइड डेवलपर काम करे। ऐसे नहीं कि एडमिन को लेकर बैठ गया हो, PD1 को लेकर बैठा हो। नहीं, बस क्लाइंट भी चाहते हैं कि जो हमारे साथ काम करे, हमारे जो डायरेक्ट में डायरेक्ट टच में काम कर रहे हैं, उसके पास PD2 का सर्टिफिकेशन भी हो, और भी कैसे मल्टीपल सर्टिफिकेशन हो उसके पास। मैनेजर के साथ बोल सकते हो, आप मुझे कूपन कोड दीजिए ताकि मैं PD2 के लिए अप्लाई कर सकूं। मैनेजर फिर वो आपको कूपन कोड दे देंगे, उनके पास होंगे तो तुरंत दे देंगे आपको। ठीक है, अगर आपने को दे दिया, आपने अप्लाई कर लिया। अब आपको टारगेट रखना है 1 साल के अंदर 25 लाख का। अपने पर्स में जो है, अपने जो शुरुआत में कार्ड बनाया था भगवान का नाम लिख करके, पर्स को देखना है, कार्ड को देखना है, डायरी को पलटना है, प्रत्येक दिन देखना है क्या मैं अपने डायरेक्शन में सही जा रहा हूँ, डायरेक्शन में सही जा रहा हूँ। थैंक यू बोलना है गॉड को, भगवान को, भगवान आपने मुझे सही से गाइड किया है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। उम्मीद है मैं 25 लाख जल्दी 25 लाख की एनुअल जो सैलरी है, मैं जल्दी से कंप्लीट कर सकूं। आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है भगवान के प्रति, जो भी आपको सिखाया उसके प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने मैनेजर के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, कंपनी के प्रति। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। आर्गुमेंट नहीं करना, आर्गुमेंट से तो हमेशा बचना ही है कि आर्गुमेंट, छोटी छोटी चीज पर आर्गुमेंट, क्योंकि आर्गुमेंट क्या होता है ना, आपकी एनर्जी को खींच लेता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप 1 साल का टाइम है, 1 साल के टाइम में आपको PD2 निकालने हैं, और 25 लाख तक पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेगा? क्लाइंट एक, आपने एक पिछले साल आपने प्रोजेक्ट डिलीवरी किया है, मैनेजर ने आपको दूसरे प्रोजेक्ट दे दिया, है ना। उस प्रोजेक्ट को और अपने मन से आपको टीम को बताया, प्रोजेक्ट डिलीवरी किया। और यहाँ पे दोस्त एक और काम करना है, एक बढ़िया सा रिज्यूम बनाना है। ठीक है, काफी अच्छा। अब पहले मैं कभी नहीं बोला, इसके पहले मैंने नहीं बोला कि रिज्यूम बनाना है। 4 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको यहाँ पर, अब आप अपने लिए देखो, कंपनी नहीं, आप अपने वैल्यू देखो। ये आप अपने लिए कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रिज्यूम बनाओ, और इसे नौकरी पे, Times.com पे, मॉस्टर पे, लिंक्डइन पे, जहाँ भी आता है अपलोड कर दो। ठीक है, साथ में कंपनी में भी काम करते रहो, क्योंकि आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। आपके अंदर टेक्नोलॉजी भी आ गई है, टीम हैंडल भी आ गई है, क्लाइंट के साथ भी काम करने आ गया है, सब कुछ सीखे हो। इस कंपनी के आप वैल्यूएबल हो। ठीक है, चलो, आपने टाइम दिया, अगले साल आ गया मार्च के महीना, बीच बीच में आपने 2 4 इंटरव्यू भी दे दिया। और जब आपको एक 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको जब रिज्यूम आपने अपलोड किया होगा, तो आपके पास इंटरव्यू भी कॉल आएगा अलग अलग कंपनी से। आपने बीच बीच में टाइम निकाल करके, सैटरडे संडे वीकेंड, जब भी आपको इंटरव्यू दिया, आपके पास एक लेटर आया हुआ है जो कि 25 लाख का या 27 लाख का दे देते हैं, बिल्कुल हंस कर देते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगा बताता हूँ। करना यह है, अगले साल के जब अप्रेजल होगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फ्रेशर को ना 60 70 80 तक बढ़ा देते हैं इंक्रीमेंट, लेकिन जो 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, उसको 15 20 25 मैक्सिमम करते हैं, इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं देते। चाहे तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, 10 क्लाइंट के साथ काम कर लो, 4 प्रोजेक्ट एक साथ में निकाल लो, लेकिन जो सीनियर लेवल के बंदे होते हैं, जिसके 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, वो फ्रेशर के जैसा नहीं कर देते हैं। उनको 15 20% से ज्यादा नहीं बढ़ाते एक्सपीरियंस, क्योंकि वो कितना भी आप काम करो ना, पुराने एम्प्लॉय को ना इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं मिलती है पुराने एम्प्लॉय को। उनको लगता है कि अब कहाँ जाएगा ये, जो मैं दे रहा हूँ वही सबसे ज्यादा। अगर आपके 20 लाख दे रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि 20 लाख की पैकेज ही मैं ज्यादा दे रहा हूँ। क्लाइंट तो आप कितने भी काम कर लो, हाँ आपके साथ फ्रेंडली व्यवहार करेंगे वो। हाँ, आपके साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, घुलेंगे मिलेंगे, हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि आप पुराने एम्प्लॉय हो, वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो। लेकिन जब इंक्रीमेंट की बात आती है ना, इंक्रीमेंट की बात आती है ना, तो आपको 15 18 इतना करके छोड़ देंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। पैसे की जहां पर बात आती है, वहां पर इंक्रीमेंट पुराने एम्प्लॉय को कम करते हैं,
लेकिन आपका तो टारगेट मेरे भैया मेरे 25 लाख पर पहुंचना है। अगर वो 15% करेंगे तो मैं तो 22 पर अटक जाऊंगा। अगर 20% करते हो तो मैं 23 पर अटक जाऊंगा। लेकिन मैंने जो अपने भगवान के नाम लेकर जो गोल बनाया था वो मैं 25 लाख करना है। अब आप 20 पर ही हो। मार्च महीना आने वाला है। मार्च महीने में जो मेरी कंपनी है वो 20 से 15% ज्यादा देगी नहीं, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूँ, मैं खुद जानता हूँ। पुराने एम्प्लॉय के साथ 15-20% होते हैं अगर सीनियर हो तो। जूनियर हो, फ्रेशर हो, 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 30%, 40%, 45% हाइक दे देते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले को सैलरी में हाइक कम मिलती है। हाँ, कंपनी के साथ उनकी ट्रस्ट बढ़ जाता है। कंपनी वाले सोचते हैं बहुत पुराना है, अब जाएगा कहाँ जाएगा। तो नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि 3 महीने के बाद आपको रिज्यूम बिल्डिंग करने हैं, अपलोड करने हैं, बीच बीच में इंटरव्यू देते जाना है। मार्च महीने में आपको पहले से पता है, आप अपने पुराने जो भी आपके साथ जो भी पिछले काम कर रहे होंगे उनको पता होगा कि आपकी उनको इंक्रीमेंट कितनी हुई है। मुश्किल से 15 से 20% होती है पुराने एम्प्लॉय को। आपकी जो है 20 से हो जाएगा। मान लें कि 23 हुआ, है ना? 23 होगा, ज्यादा नहीं होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 25-27 हो जाएगा पहले जैसा। जैसे आप शुरुआत में जो ज्वाइन किए थे तो आपको बिल्कुल 5-7 10 10 हजार रुपये बढ़ गए होंगे सैलरी, क्योंकि उसमें डबल कर देते हैं। कहीं कहीं 90% भी कर देते हैं फ्रेशर में। पुराने वालों को नहीं करते। तो आपकी सैलरी जो होगी 23 लाख तक पहुंचेगी, ज्यादा ज्यादा कितने भी आप पूरी जान लगा दोगे ना, सैटरडे संडे भी काम कर दोगे तब भी आपको 15-20% से ज्यादा नहीं देते इंक्रीमेंट। हाँ, लेकिन आपने तो 25 लाख लिख रखा है। इस केस में तो आपका जो मैच नहीं करेगा। आपका जो कमिटमेंट क्या हुआ, आपने जो गोल लिखा था उसका क्या हुआ। इसलिए रिज्यूम बिल्डिंग करो, बीच बीच में आप इंटरव्यू दे दो। जो नई कंपनी में जाओगे ना, वो आराम से दे देते हैं 30% की हाइक। वो किस बेसिस पे देते हैं अब मैं बताता हूँ। कोई नई कंपनी है, उनके पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। उस पूरे प्रोजेक्ट पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है डेवलपर को, जो कि उसको टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से आती है, क्लाइंट हैंडलिंग आती है, टीम लीड आती है ना? वो इंडिविजुअल काम कर सकता है। उसके बाद एडमिन का सर्टिफिकेट हो, PD1 का सर्टिफिकेट हो, PD2 का सर्टिफिकेट हो, और ये सारे क्राइटेरिया आपके साथ मैच हो रहा है। अब बोलोगे कि भैया कितने लोग हैं, आप बोलोगे मैं तो जी 20, मुझे भी 20 मिल रही है। और आपकी इंक्रीमेंट मार्च में तो हो ही गई है। मार्च इंक्रीमेंट हो गई है तो आपकी जो सैलरी है अभी आपको 23 हो रही है। लेकिन आपका जो टारगेट था 25 की था। तो बोलोगे मैं तो लूंगा 27 लाख पर एनम। ये कंपनी आपको हंस कर दे देगी। ये कंपनी आपको हंसी हंसी में दे देगी, क्योंकि उसको ऐसे डेवलपर को चाहिए जो कि क्लाइंट के साथ डील कर सके। और नए प्रोजेक्ट आती है ना तो क्लाइंट के साथ डील होता है कि भैया इतने दिन के अंदर मुझे प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, और इतने महीने के अंदर डिलीवर नहीं करोगे तो पेनाल्टी लगाएंगे। तो कंपनी की मजबूरी हो जाती है कि बिल्कुल उस समय आपको कम डेवलपर को हायर करते हैं, और डेवलपर को हायर करते हैं उसमें उसको 25-30% की हाइक इजीली दे देते हैं। और जबकि पिछले जो आपकी पिछले वाली कंपनी है वो आपको 10-15% ही दी, तो आपको डबल हो गए। मार्च महीने में पहले क्या किया कि आपने 15% के हाइक यहाँ से ले लिया पुरानी वाली कंपनी से, और जो आपने रिज्यूम अपडेट किया था वहां से नौकरी मिली, वहां से 25-30% की वहां से हाइक मिल गई। तो आपकी सैलरी कम से कम 27 लाख से 28 लाख हो जाएगी। और पुराने वाले कंपनी से माया मोह छोड़ो, नए रास्ता अपनाओ। क्या? पुराने कंपनी को माया मोह छोड़ो, अपने नए कंपनी जाओ, नई टीम के साथ काम करो, नए क्लाइंट के साथ काम करो, नई कंपनी के साथ काम करो, नए रास्ते, नए प्रोजेक्ट, नई कंपनी। यही है प्रोफेशनल डेवलपर का जीवन। प्रोफेशनल डेवलपर का जीवन यही होता है जो मैंने आपको बताया। अब अनप्रोफेशनल क्या होते हैं? माया के जाल में फंस जाते हैं। अरे यहाँ का तो मैनेजर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के क्लाइंट अच्छे हैं, यहाँ हमारे घर से नजदीक में पड़ता है, यहाँ से मेट्रो के पास में पड़ता है ना? मैं छोड़ कहाँ जाऊँ? ये यहाँ पर मेरे तो अच्छे अच्छे दोस्त बन गए हैं। कुछ ये सब चीजों को सोच करके ना वो सेटिस्फाइड रहते हैं, और वो कई सालों तक पीसते हैं, फिर जब बाद में खुद ही रोते हैं वो। नहीं, बी प्रोफेशनल, सीखो। मैंने यहाँ से PD1 भी निकाल लिया, एडमिन भी निकाल लिया, PD2 भी निकाल लिया, कंपनी के साथ काम सारा, मैंने फ्रेशर ज्वाइन किया, अब मैं चैंपियन बन गया हूँ। अब मैं शुरुआत में आपको याद होगा तो मैंने बोला था मेरे दोस्त, आपको पैसे नहीं देखने, आपको स्किल देखने हैं, डेवलपमेंट देखने हैं, सीखना है, आपको अच्छे बिहेव करना है, मैनेजमेंट सीखना है। शुरुआत में पैसे नहीं देखा। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अब मैं आपको बोल रहा हूँ
ये कंपनी है, इसको इससे माया मोह छोड़ो, रिज्यूम अपडेट करो, हाइक लो, पैसे, अपनी ग्रोथ बढ़ाओ, टेक्निकल स्किल सीखो, नए रास्ते, नई कंपनी, नए प्रोजेक्ट, नए मैनेजर, एक अलग उमंग, एक नए ताजगी के साथ जीवन को स्टार्ट करो। और आपका गोल, मैं तो बोलता हूँ 25 तो कम है। मैंने बहुत सारे देखे हैं, मेरे मेरे ग्रुप में ही है। 25 तो मैंने इसलिए कम रखा था क्योंकि बहुत ज्यादा रखने के बाद लोग लगा कि यार मतलब कि फेक, जेनुअन नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए मैंने 25 रखा था। हकीकत में ये तो है कि मेरे ही दोस्त, मेरे ही साथ काम करने वाले, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि इसकी सैलरी 40 लाख से 50 लाख मिलती है, वो इजीली मिल रहे हैं। एज ए आर्किटेक्ट ज्वाइन कर लिए वो। और प्लस दूसरी बात है कि अलग अलग कंपनी, अलग अलग देश भी घूम रहे हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग विजिटिंग भी कर रहे हैं, इजीली दे देते हैं। तो जब तक सीखने का टाइम है, लर्निंग का टाइम है, सर झुका करके, मन मार कर करके सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। इस कंपनी से जितने भी आपको फ्री में जो चीज मिलने वाला होता है, जैसे कि कूपन कोड वगैरह फ्री के मिल गया, सर्टिफिकेशन फ्री के मिल गया, मेहनत करो, सीखो। जब सीख जाओ 4-5 साल के बाद रिज्यूम अपडेट करो, और इस कंपनी से मतलब अच्छे रिलेशन बना के जाना, ऐसा नहीं कि मतलब झगड़े करके मत जाना, ताकि किसी कारण से अगर दोबारा अगर आने का मौका मिले तो इजीली आपको ये आ सके। क्योंकि आज 5 साल आपने काम किया है, अपने दोस्त, अपने मैनेजर, अपने प्रोजेक्ट, अपने क्लाइंट, सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं। लेकिन हाँ, दिल से जो है, अपने फैमिली को भी ध्यान में रखना है। अपनी फैमिली भी हमारे लिए जरूरी है, हमारा फ्यूचर भी हमारे लिए जरूरी है, हमारे बच्चे भी हमारे लिए जरूरी है, हमारे बैंक में मनी भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर एक ही कंपनी में आप ज्यादा काम करते रहोगे तो 10% 15% हाइक देंगे, तो आप लंबे टाइम तक भी काम करोगे तो अभी 40 लाख तक पहुंचने में आपको रिटायरमेंट होने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा है कि आप रिज्यूम अपडेट करें। 5 साल, 4 साल के बाद रिज्यूम अपडेट, 4 साल के बाद रिज्यूम अपडेट करते हैं, और एक नई ऊंचाई, नए रास्ते, नई मंजिल की तरफ निकल पड़े। इस तरीके से गोल पूरा होता है। तो अब मैं आपके पास आता हूँ कि आपका क्या राय है इसमें। अर्जुन जी, कैसे हैं आप? हेलो। आप बताएं, हमने शॉर्ट टर्म गोल, मिड टाइम गोल, लॉन्ग टर्म गोल भी किया, क्या कैसा लगा आपको? आ, या सच में मतलब कि आपको सीखने को मिल रहा है? ठीक है जी। संस्कृति जोशी जी, आप कैसे हैं? आपने पूरे सिनेरियो देखा, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टाइम गोल, लॉन्ग टर्म गोल, क्या है मतलब फिजिबल है, क्या मैं जो बनाया हूँ प्रैक्टिकल है ये? और कुछ बोलना चाहेंगे? जो हमारे वेबिनार की जो क्लास है, मतलब जो मैंने अभी आपको वेबिनार में जो बताया, वो कैसा है, मतलब कैसा बताने का तरीका क्या समझ में आ रहा है? वो हाई फाई बता रहा हूँ बिल्कुल, और हम लोग अपने हिसाब से जो बता रहे, कैसा लग रहा है आपको? हम्म। जो मैंने बताया, क्या इस तरीके से अचीव किया जा सकता है ना? मैंने किया हुआ है, मैंने इस तरीके से किया है। मैंने मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। मैंने इस तरीके से ही किया है। शुरुआत में ऐसे ही होता है। आप तरुणा अग्रवाल के पास जाते हैं। तरुणा, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है ये सेशन आपका? इसमें जो इम्प्लॉय और 3 ही ज्वाइन किए हुए हैं क्या, और 6 क्यों दिखा रहा है इसमें? अच्छा अच्छा। और कौन है इसमें? तरुणा के बाद तो मेरे को नंबर ही दिख रहा है। अच्छा, और संस्कृत। अच्छा, अजीत जी, आप कैसे हैं जी? जो मैंने अभी मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल बताया है, आप अपने राय बताएं।
हाँ, मैंने ये बताया कि मैंने 25 लाख ही बताया है। मैं ज़्यादा लिख सकता था क्योंकि मेरे कम्युनिटी के पार्ट ही है। मैंने बताया कि मेरे कम्युनिटी में 2000 से ज़्यादा सेल्स फोर्स डेवलपर जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे कम्युनिटी में ही बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कितना अचीव कर चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर लिखने के बाद ना लोग मतलब वो हो जाते हैं कि पता नहीं, क्योंकि मैंने फ्रेशर से स्टार्ट किया था, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में 2 लाइन लिख सकते हैं, आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? चलो ठीक है, अभी मैं आगे बताता हूँ। तो आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट स्क्रीन क्या है? इसका समरी है ये, है ना, कल कंक्लूजन जो बोलते हैं कि इस चैप्टर में आज के सिनारियो में मैंने क्या देखा कि गोल बनाना जरूरी है। गोल बनाने के लिए आप सिर्फ माइंड में गोल मत बनाइए, गोल अपने डायरी में लिखिए, अपने कार्ड पे लिखिए, उस कार्ड को अपने पर्स में रखिए, जब भी मौका मिला उसको देखिए। अपने डायरी को कभी टाइम मिलता है तो जो आपने लिखा है उस डायरी को पलट पलट कर देखते रहिए, ताकि जब भी आपका कभी माइंड डाइवर्ट होता हो, काम करने का मन नहीं कर रहा हो, कभी आप बहाने बनाना शुरू कर रहे हो, तो वो आपका लिखा हुआ जब लिखा हुआ पढ़ेंगे ना तो आपको रिमाइंड कराएगा कि तूने 5 साल में 25 लाख का टारगेट बनाया है। और इस तरीके से मतलब टालम टोल करेगा, मतलब आज के काम कल का, इसमें मतलब करने का मतलब ये है कि अगर आप अपने खुद की लिखी हुई चीज को पढ़ेंगे ना तो आपके मन में प्रोक्रास्टिनेशन का जो होता है ना कि कल करेंगे आज करेंगे, नहीं, बिल्कुल आपका फोकस बना रहेगा। तो आप कार्ड बनाइए, कार्ड पर लिखिए, और लिखने का तरीका भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखना है। स्टार्टिंग में आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि कैसे लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है अपने गोल को। आप ऐसे लिखना है जैसे मुझे 5 साल का जो टारगेट है ना आपको मिल गया है। ऐसा महसूस करना है कि आप मतलब विजुलाइज करना है आपको कि मुझे मिल गया है, मैं अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ मैं अपनी खुशी मना रहा हूँ, वो चीज मुझे मिल चुका है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, मिलेगा देखता हूँ ऐसा नहीं। तो ब्रह्मांड आपको वो चीज पूर्ति करेगा। ठीक है, तो ये इसकी समरी है कि शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, जो मिड टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म, ये 3 गोल मैंने बनाया है। अगर बड़े टारगेट अचीव करना है तो टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कीजिए और ना स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए, तो जाकर ये अचीव होगा और 100% होगा। नहीं होने की बात ही नहीं है। अब टाइम आ गया है कि मैं एक आप लोग को एक प्रोजेक्ट सिनारियो मैं दिखाऊं। लाइव प्रोजेक्ट सिनारियो है, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट सिनारियो में अब सेल्स फोर्स पे आप लोगों को बताऊंगा कि एक एडमिन का सिनारियो लेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है, पहले दिन है। दूसरे दिन मैं ट्रिगर लिख के बताऊंगा आपको। तो सिनारियो ये है कि हाउ टू क्रिएट ए कंट्रोलिंग एंड डिपेंडेंट पिक लिस्ट। ठीक है, कंट्रोल, हाउ टू क्रिएट कंट्रोलिंग एंड डिपेंडेंट पिक लिस्ट इन सेल्स फोर्स। देखिए, पिक लिस्ट तो आपने बनाया होगा, पिक लिस्ट होता है ड्रॉप डाउन जैसे होती है, लेकिन डिपेंडेंट इसमें लगा हुआ है। कंट्रोलिंग एंड डिपेंडेंट, कंट्रोलिंग कौन होता है, डिपेंडेंट कौन होता है, ये कैसे बनाते हैं सेल्स फोर्स एडमिन में? आप लोगों में से किसी ने बनाया है? और कोई बनाया, कौन बोले भी? और किसी ने बनाया है? चलो कोई नहीं। तो ये मैं आपको सिनारियो बताने वाला हूँ कि देखिए, सेल्स पर डेवलपमेंट की बात अब बताता हूँ कि वो तो अपने माइंड क्रिएशन की वो बात होगी, सब कुछ जरूरी होता है। अब सेल्स फोर्स में हाउ टू क्रिएट कंट्रोलिंग एंड डिपेंडेंट पिकलिस्ट वैल्यू इन सेल्स फोर्स, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा। स्क्रीन दिख रहे हैं? इसमें मैंने बताया है कि हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर एंड डिपेंडेंट पिक लिस्ट इन सेल्स फोर्स, ठीक है। पहले स्टेप, इसके सारे स्टेप समझ लीजिए। उसके बाद ये लास्ट में अगर कोई भी अगर समझ में नहीं आती तो मुझे पूछ लीजिएगा, एक बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा इसका, ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Screenshot of the sales jump to my
लोग को अ, आप लोग को ये सिनेरियो समझ में आया, कंट्रोलर डिपेंडेंट पिक लिस्ट वैल्यू? इसमें बिल्कुल स्टेप से सिखाया है कि कौन सा कंट्रोलिंग है, कौन सा डिपेंडेंट पिक लिस्ट वैल्यू है। एक कंट्री की पिक लिस्ट वैल्यू में अगर बहुत सारे कंट्री एडेड है, लेकिन अगर बेस्ड ऑन द एस आई नो फील्ड के वैल्यू के बिहाफ पे मैं चेक करना चाहूँ, अगर मैं ए सिलेक्ट करता हूँ तो ओनली फोर ऑप्शन वैल्यू ही दिखे। अगर नो करता हूँ तो लास्ट का फोर ऑप्शन देखे। ये कंट्रोलर डिपेंडेंट पिकलिस्ट वैल्यू से मैं किसी भी पिकलिस्ट वैल्यू को जो डिस्प्ले ऑप्शन होता है ना, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि इसके स्लेट पर कितने दिखने चाहिए ना। तो ये आप एक बार अपने पर्सनल ऑर्डर बनाकर देखेंगे तो अभी समझ में आएगा। ठीक है। अब मैं अपने पीपीटी पे जाता हूँ। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि एक लाइव डेमो प्रोजेक्ट देखा कि अगर मैं सेल्सफोर्स में कंट्रोलर एंड डिपेंडेंट पिकलिस्ट बनाता हूँ तो कैसे बनेगा। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंट्रोलर एंड डिपेंडेंट पिकलिस्ट कैसे काम करता है ना। हाउ डज वर्क कंट्रोलर एंड डिपेंडेंट पिकलिस्ट वैल्यू इन सेल्सफोर्स, प्लीज डिस्क्राइब। तो आपको बताना है कि कैसे काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट का जो है, देखिए, अब इसके बाद आता है टू फाइंड मोर रिलेटेड सिनारियो। अगर इस तरीके के सिनारियो सेल्सफोर्स में बहुत सारे आते हैं। मैंने क्या बोला था कि सेल्सफोर्स क्या है, एक अम्ब्रेला है। इसमें एडमिन भी है, औरा भी है, एलडब्ल्यूसी भी है, ट्रिगर भी है, फ्लो बिल्डर भी है, इंटीग्रेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पहले सेल्सफोर्स एडमिन को अच्छी तरीके से समझना है। कई लोग बोलते हैं सेल्सफोर्स एडमिन बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि सेल्सफोर्स एडमिन, अगर सिर्फ ये लाइटनिंग फ्लो बिल्डर सीख लेना, लाइटनिंग फ्लो बिल्डर, उसके बहुत सारे ऑटोमेशन एक्शन काम आ जाएगा। उसको आप एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत से प्रोजेक्ट में मैक्सिमम काम जो होते हैं लाइटिंग फ्लो बिल्डर से काम हो जाता है। उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस का काम होता है, प्रोसेस बिल्डर का काम होता है, वैलिडेशन रूल क्या है, फार्मूला फिल क्या है, कई तरीके के मास्टर डिटेल होते हैं। बहुत सारे एक एडमिन पार्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो अगर आप इससे से रिलेटेड और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो मेरे एक एप्लीकेशन है टेक W3 भी। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और मुझे बताइए, मैं आपको उसके बाद, क्योंकि अगर जाएंगे तभी मैं आपको कुछ जो नेक्स्ट का जो है ना, ये इसमें मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर है ये। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर में एक चार कोर्स है, और LWC डेस्कटॉप इंटीग्रेशन एक मिनी कोर्सेज है, जिसके अंतर्गत तीन है ये। और LWC इंटीग्रेशन, दूसरी कोर्स जो है सेल्सफोर्स एडमिन है, तीसरी कोर्स है फ्लो बिल्डर, और चौथा अपेक्स ट्रिगर। ये मेरे सेल्स फोर्स पे मेरे एप्लीकेशन जो है ना, टेक W3 वेब। आप सर्च करेंगे टेक, गूगल प्ले स्टोर पर टेक, TECS टेक, W न्यूमेरिक में 3 वेब। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं